हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। BPC 003 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे आज। और इस यूनिट में हम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल के बारे में। और उसके बाद हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें चलते हैं आगे, जहाँ से ये मेन पार्ट इसका शुरू हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट में ही यूज़ होते हैं। तो जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो उसमें एक मेथड होता है एक्सपेरिमेंटेशन करने का। वैसे तो अलग अलग मेथड कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उसमें हम को रिलेशन कर सकते हैं, बट एक एक्सपेरिमेंटेशन कभी कभी करा जाता है जो बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। और इसमें हमें क्या मिलता है, एक्सपेरिमेंटेशन करने से एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग हो जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट। तो जब हमें कॉज एंड इफेक्ट निकालना हो, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये कीवर्ड है। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो आपके एक्सपेरिमेंटेशन से ही जो है सबसे ज्यादा आप निकाल सकते हो, कॉज और उसका इफेक्ट जो है। तो एक्सपेरिमेंटेशन उसके लिए करना जरूरी होता है। इसके बहुत सारे डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एक दिया हुआ है, दी ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कॉज इफेक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। दो टाइप के वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, एक था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने आपको ये कहा था कि जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटर का काम क्या होता है, वो मैनिपुलेशन करता है एक वेरिएबल में। तो वो मैनिपुलेशन किस में करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करता है, और ये हो जाता है कॉज। और इस मैनिपुलेशन की वजह से जो चेंजेस आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में, वो हो जाता है उसका इफेक्ट। तो ये जो मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, इसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये हम एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू करते हैं। और भी इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दी स्टडी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन ऑन थिंकिंग एबिलिटी। एग्जाम्पल दिया हुआ है। सपोज अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अल्कोहल लेने से थिंकिंग एबिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं। नॉर्मली लोगों के अल्कोहल लेने की वजह से उनकी थिंकिंग एबिलिटी में क्या चेंजेस आते हैं। तो अल्कोहल कंजम्पशन क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, थिंकिंग एबिलिटी हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कॉज हो गया, ये हो गया इफेक्ट। अब एक्सपेरिमेंटर क्या करेगा, अल्कोहल कंजम्पशन में मैनिपुलेशन करेगा, यानी कि वो कुछ लोगों को सेलेक्ट करेगा अपनी स्टडी के लिए और उनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करने के लिए देगा। और उसमें ये देखा जाएगा कि अल्कोहल की वजह से क्या थिंकिंग एबिलिटी में उनके फर्क आ रहा है। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि फर्क आया है या नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। दो ग्रुप्स में क्या होगा, एक ग्रुप ऐसा होगा जिनको हम अल्कोहल देंगे और एक ग्रुप ऐसा होगा जिनको अल्कोहल नहीं मिलेगी। तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हो गया, जिसको हम अल्कोहल दे रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस ग्रुप को हम अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए देंगे। इसमें जितने भी लोग हैं उनको अल्कोहल दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सबको सेम अमाउंट, अगर एक ही ग्रुप है तो सबको सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल देनी है। उस ग्रुप के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए अल्कोहल के अमाउंट का। और ये वाला जो ग्रुप होगा, इनको कोई भी अल्कोहल नहीं दी जाएगी। उसके बाद इनको कोई ऐसा टास्क दिया जाएगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में डाला जाएगा जहाँ पे इनकी थिंकिंग एबिलिटी का टेस्ट कर सके। तो ये फर्क पता चल जाएगा कि अल्कोहल लेने के बाद इनकी थिंकिंग एबिलिटी में अगर फर्क आ रहा है दोनों की, तो ये आइडिया लग जाएगा कि कहीं ना कहीं अल्कोहल की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं। तो अब ये तो हो गया कंट्रोल ग्रुप, जिसको हमने अल्कोहल नहीं दी। इसको हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें कंपेयर करना था कि अल्कोहल देने की वजह से क्या थिंकिंग एबिलिटी में फर्क आता है। तो एक हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक हो गया कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम दोनों के अंदर जितने भी, एक चीज ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ पीपल सेम होने चाहिए, उनकी एज ग्रुप सेम होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड सेम, मतलब अंदर ही अंदर कोई फर्क नहीं होना चाहिए लोगों में। और रैंडमली आपने असाइन करना है, रैंडमली। यहाँ पे भी देखो ये लिखा हुआ है, बाय रैंडमली असाइनिंग पीपल टू टू कंडीशंस। रैंडमली का मतलब है कि सबका इक्वल चांस होना चाहिए। सपोज आपके पास 100 लोग हैं, आपके पास जो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, तो आपके पास 100 नंबर ऑफ पीपल हैं जो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं।
इस बात का ध्यान रखना है कि सबका बैकग्राउंड सिमिलर हो, एज ग्रुप सेम हो, और मतलब ऐसी चीजें सेम हो जिसकी वजह से कोई फर्क आ सकता है आपकी स्टडी में। तो वो सारी चीजें सबकी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको रैंडमली दोनों ग्रुप में असाइन करोगे। कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। मतलब आप उनको देख के नहीं करोगे कि जो आपको लग रहा है ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको यहाँ डाल दिया, जो कम उसको यहाँ, ऐसे नहीं। सबके पास इक्वल चांस होना चाहिए दोनों ग्रुप में जाने का। रैंडमली आपने 50 इधर असाइन कर दिया, 50 इधर। उसके बाद आपने एक ग्रुप को अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए दी और दूसरे को नहीं दी, और दोनों का आपने एक थिंकिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया। तो वो थिंकिंग एबिलिटी का जो आप टेस्ट लोगे उससे अगर दोनों के स्कोर्स में फर्क आता है, मतलब अगर मान लो कंट्रोल ग्रुप ज्यादा स्कोर करता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से, तो इससे पता चलेगा कि अल्कोहल से थिंकिंग एबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और अल्कोहल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, और थिंकिंग एबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसके ऊपर हम इफेक्ट देख रहे हैं। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या होता है, मैनिपुलेट करते हैं वेरिएबल्स को। कौन करता है? एक्सपेरिमेंटर करता है, उसको चेंज करता है। ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि एक को दिया एक को नहीं दिया, और ये भी हो सकता है कि एक को ज्यादा दिया एक को कम दिया। अब इसी एक्सपेरिमेंट में कैसे हम कर सकते थे, मान लो हमने 3 ग्रुप बना लिए। ठीक है, हमारे पास ये 150 पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है जिसमें 150-150 लोग हैं। इनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप ऐसा जिसको हम 100% अल्कोहल से जो है ड्रिंक देंगे, 100% अल्कोहल वाली। दूसरा ग्रुप है जिसको हम 50% अल्कोहल वाली ड्रिंक देंगे, और तीसरा ग्रुप है जिसको हम 0% अल्कोहल वाली ड्रिंक देंगे। तो ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो आप। अल्कोहल की जो अमाउंट है वो भी आपने कम ज्यादा कर ली, तो आपके ये दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए, ये वाले ग्रुप वो हो गए जिसपे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और ये आपका कंट्रोल ग्रुप हो गया जिसको आप नहीं दे रहे हो अल्कोहल। तो अमाउंट में चेंज करके भी मैनिपुलेशन होती है, और किसी को दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे हो इसके थ्रू भी मैनिपुलेशन हो सकती है। कंट्रोल के बारे में जैसे ये बात कर रहे हैं कि कंट्रोल में क्या होता है, कंपैरिजन। जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रुप को नहीं दी अल्कोहल, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे कि जिनको दी है उनमें और जिनको नहीं दी उनमें क्या फर्क है। कंपेयर कर रहे हैं ना हम यहाँ पे लोगों को कि अल्कोहल लेने के बाद और ना लेने से क्या फर्क होता है। तो कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। और होल्डिंग कांस्टेंट द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। और ये भी देख लेते हैं कि कहीं ऐसे कोई चीज तो नहीं है जिसकी वजह से थिंकिंग एबिलिटी में फर्क आ रहा है। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो हमारी स्टडी में इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो मेरे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको जो पहले से ही जिनकी जो एज है वो बहुत ओल्ड एज के हैं, सपोज ओल्ड एज के हैं, एज में फर्क आ गया, या मेरी स्टडी में इंटेलिजेंस में फर्क आ गया। अब इंटेलिजेंस में फर्क आ गया इसका मतलब थिंकिंग एबिलिटी में भी फर्क आएगा, तो वो तो मेरी स्टडी को खराब कर देगा, क्योंकि मेरी थिंकिंग एबिलिटी सिर्फ अल्कोहल के ऊपर बेस्ड थी। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि अल्कोहल से फर्क आता है कि नहीं, लेकिन लोगों की इंटेलिजेंस में अगर फर्क है तो वो भी तो थिंकिंग एबिलिटी को चेंज कर देगा। तो ये एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाता है जो मुझे नहीं चाहिए अपनी स्टडी में। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए कई बार कंट्रोल ग्रुप बनाए जाते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप बनाने से क्या होगा, अगर कोई इंटेलिजेंट है जिनका इंटेलिजेंट लेवल ज्यादा है, तो वैसे लोग अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आएंगे तो वो कंट्रोल ग्रुप में भी तो आएंगे, तो दोनों में ही वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो भी हमारा डिफरेंस खत्म हो जाएगा कंट्रोल ग्रुप बनाने से। Care must be taken that the changes that are observed in the dependent variable are due to the independent variable। मतलब ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, थिंकिंग एबिलिटी में यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे थे, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से होने चाहिए और कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है इसलिए उनकी थिंकिंग एबिलिटी खराब है, फिर वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही आप इफेक्ट देख रहे हो, बीच में किसी और चीज का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो उसमें कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा पहले से जिसको स्ट्रेस है। अब जिसको स्ट्रेस होगा पहले से उसकी थिंकिंग एबिलिटी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा खराब होगी, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, या वो बहुत हरी में है, जल्दी में होगा तो भी वो ठीक से सोच नहीं पाएगा। तो इस तरह के फैक्टर्स की वजह से तो नहीं आपका रिजल्ट खराब आ रहा है।
तो ये चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही रिजल्ट में चेंजेस आ रहे हो, कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल बीच में नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल करना है आपने एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, हम बोलते हैं रेलेवेंट वेरिएबल्स, यानी कि ऐसे वेरिएबल जो हमारी स्टडी में कहीं ना कहीं हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट खराब हो सकता है। तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए क्या टेक्निक यूज़ करी जाती है, इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं। कंट्रोल ग्रुप बनाना तो एक तरीका है, उसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट ही कर दो। जो इस तरह के लोग हैं जिनको बहुत स्ट्रेस है, या जो बहुत जल्दी में है, या जिनकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा है, उनको हटा ही दो, ताकि आपको ऐसी कोई टेंशन ही ना रहे कि उनकी वजह से आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। या फिर उनको कांस्टेंट रखो, मतलब उस तरह के लोग आपके दोनों ग्रुप में कांस्टेंट हो। अगर इधर ऐसे 5 लोग हैं तो इधर भी ऐसे 5 लोग होने चाहिए, या तो दोनों साइड उनको कांस्टेंट कर लो, ताकि आपके स्टडी में इससे कोई फर्क ना आए। या फिर आप मैचिंग टेक्निक यूज करो। मैचिंग टेक्निक में जैसे मैंने बोला कि सेम एज ग्रुप के लो सारे पार्टिसिपेंट्स। अब आपने सारे पार्टिसिपेंट्स मान लो 25 साल के एज ग्रुप के ले लिए, और सबकी इंटेलिजेंस लेवल एवरेज होनी चाहिए, तो मैच करके लो, सारे लोगों की सब चीजें मैच करके लो। तो ये 3 तरीके हम यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ है तो उसको एलिमिनेट कर दो या कांस्टेंट कर दो दोनों साइड, दोनों ग्रुप्स में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, या जितने भी आपने ग्रुप बनाया। एक्सपेरिमेंट में भी अगर आपने 3-4 बनाए अलग अलग, जिनको आप अलग अलग अमाउंट ऑफ एल्कोहल दोगे, तो उसमें भी कांस्टेंट नंबर ऑफ पीपल कर दो जिनकी इंटेलिजेंस लेवल सेम है, जिनकी एज सेम है। तो या तो उनको कांस्टेंट कर दो या एलिमिनेट कर दो, या फिर स्टार्टिंग से ही मैच करके ही लोगों को सिलेक्ट करो। अब कई बार क्या होता है, एक चीज और होती है, प्रैक्टिस और फटीग इफेक्ट भी हो जाता है। प्रैक्टिस और फटीग में क्या होता है, मान लो आपने सपोज थिंकिंग एबिलिटी का कोई टेस्ट बनाया है, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर उन्हें करने हैं। अब आपने ऐसे 2 टेस्ट बना लिए, सपोज एक टेस्ट ए हो गया, एक टेस्ट बी हो गया। पहले आप उनको टेस्ट ए दोगे, फिर बी दोगे। अब क्या होगा कि उनको प्रैक्टिस हो जाएगी करने की। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन पेपर की, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसे ही इनको प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरे टेस्ट में इनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। उससे आपकी स्टडी के जेन्युइन रिजल्ट नहीं आएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई है। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार फटीग हो जाता है। फटीग मतलब थक जाते हैं, वो पहले ही टेस्ट में उन्होंने अल्कोहल ली थी और वो पहले ही इतना थक गए कि वो दूसरा टेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिस हो रही है लोगों को, या फिर वो थक रहे हैं, इसको कम करना भी जरूरी होता है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं ऑर्डर ऑफ टास्क। इंटरचेंज कर देते हैं मतलब एक ग्रुप को हमने पहले ए दिया, फिर बी दिया, और दूसरे ग्रुप को पहले बी दे दिया, फिर ए दे दिया। मतलब हमने सीक्वेंस ही चेंज कर दी, ताकि प्रैक्टिस का कोई फर्क ना पड़े। और कई बार ऐसा भी किया जाता है कि आपने एक ही टेस्ट को 2 में डिवाइड कर लिया, पहले आधा दे दिया, फिर दूसरा आधा दे दिया। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो सपोज देयर आर 2 टास्क टू बी गिवन इन एन एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंटर में इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द टास्क। हाफ ऑफ द ग्रुप में रिसीव टास्क, मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी आप ग्रुप को आधा आधा डिवाइड कर लो, ये भी आप कर सकते हो। जैसे सपोज हमारे 2 ग्रुप थे, एक वो ग्रुप है जिनको हमने अल्कोहल दिया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक वो ग्रुप है जिसको अल्कोहल नहीं दिया है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। इसमें 50 लोग हैं, इसमें भी 50 लोग हैं। इनको 25-25 में डिवाइड कर लो अल्कोहल देने के बाद, और इनको भी 25-25 में डिवाइड कर लो। इस ग्रुप को पहले ए टेस्ट ए दो, फिर बी दो। इधर भी पहले ए दो, फिर बी दो। फिर इन लोगों को बी, इनको ए, इनको बी, इनको ए। ऐसे करने से प्रैक्टिस का और फटीग का इफेक्ट नहीं आएगा। और रैंडम असाइनमेंट तो करना ही है, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारे रेलेवेंट या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हैं वो बीच में हमारी स्टडी को खराब ना करें। एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट के, आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल लेते हो दोनों वेरिएबल का। रिप्लीकेबल होता है, मतलब आपने एक बार जो एक्सपेरिमेंट किया है वो कोई और भी कर सकता है, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली किया है, उसमें कोई आपका सब्जेक्टिव बायस नहीं था। स्टैंडर्डाइज वे से किया है, आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, जो कोई और भी कर सकता है। डिग्री ऑफ प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होती है, प्रिसाइज होता है, बिल्कुल ही क्लियर होता है कि कितना मैनिपुलेट किया था, क्या किया था। प्रोसीजर बहुत क्लियर होता है। इंटरनल वैलिडिटी सफिशिएंट होती है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई और एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसकी वैलिडिटी बहुत हाई आएगी उसी चीज़ की।
ड्रॉन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन आर सेट टू बी मोर ऑब्जेक्टिव। तो मैंने जैसे बोला बहुत ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ट मेथड है। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके। ये डिसएडवांटेज है कि ये लैब में किया जाता है तो ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। तो कई बार जो आप लैब में करते हो वो रियल लाइफ में नहीं होता है। हो सकता है लैब में उस पर्सन ने ठीक से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर वो रियल लाइफ में होता तो वो उस टाइम ठीक से परफॉर्म कर लेता। अगर रियल लाइफ में वो उसने अल्कोहल पी होती और वो किसी ऐसी सिचुएशन में आता है जहाँ पे उसकी जान को खतरा है, तो क्या पता वहां पे उसकी थिंकिंग एबिलिटी 100% काम करती। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक्सटर्नल वैलिडिटी के मामले में थोड़ा सा वीक होता है एक्सपेरिमेंट। रिसर्च सब्जेक्ट्स टिपिकली नो दैट दे आर इन। रिसर्च सब्जेक्ट्स कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट होते हैं। उनको हम पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं, सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। तो उनको पहले से ही पता होता है कि वो एक्सपेरिमेंट में है, तो वो कई बार वो फेक भी करते हैं अपना रिस्पॉन्स। अगर आपको पहले से पता है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट में लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपकी थिंकिंग एबिलिटी का टेस्ट करेंगे, तो आप जानबूझ के अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की कोशिश करोगे। दे मे रिएक्ट टू दिस अवेयरनेस बाय ट्राइंग टू प्लीज द रिसर्चर। रिसर्चर को खुश करने की कोशिश करते हैं। दे मे गेस द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड चेंज देयर बिहेवियर। मतलब उनको जब पता चल जाता है कि रिसर्च का पर्पस क्या है तो उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, अग्रेशन के ऊपर स्टडीज होती हैं लोगों के अग्रेसिव बिहेवियर को देखने के लिए। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनको स्टडी किया जा रहा है, वो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना ही बंद कर देते हैं। तो स्टडी हो ही नहीं पाती है। उनको पता होता है कि उन्हें देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, तो वो बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक्सपेरिमेंट जो है वो रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। मतलब रियल लाइफ में हो सकता है कि रिजल्ट कुछ और आए। और पीपल चैलेंज एक्सपेरिमेंटल, मतलब एथिकल ग्राउंड पे चैलेंज किया जाता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है और ये सबसे ऊपर होना चाहिए वैसे तो। एथिकल ग्राउंड पे कैसे? सपोज अब अपनी स्टडी के लिए आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को अल्कोहल दे रहे हो, क्या ये एथिकल है? क्या आपको अपनी स्टडी के लिए अल्कोहल किसी को देना ठीक बात है? आप किसी को अल्कोहल पिला रहे हो, उसमें भी आप परसेंटेज दे रहे हो, किसी को 100% दे रहे हो, तो ये चीज ठीक नहीं है ना। एथिकली आप किसी को अल्कोहल दे रहे हो तो ये मतलब आप एथिकल ग्राउंड्स पे गलत कर रहे हो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ऐसे ये कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट में बोलते हैं कि एथिकल नहीं है। फिर वही आ गया दोबारा से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट का, जैसे नॉइज, लाइट, साउंड। जैसे कभी कभी एक स्टडी की जाती है कि अगर बहुत ज़्यादा नॉइज हो तो क्या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो उस केस में क्या किया जाता है, कुछ बच्चों को ऐसे रूम में बिठाया जाता है जहाँ पे नॉइज है बहुत ज़्यादा, और कुछ बच्चों को ऐसे रूम में बिठाया जाता है जो कि साउंड प्रूफ है। तो फिर उनके रिजल्ट्स देखे जाते हैं तो दोनों में फ़र्क देखा जाता है। तो नॉइज भी एक तरीके का वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और परफॉर्मेंस क्या हो गई? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है बहुत कॉमनली जो आपको मिल जाएगा किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ। तो ये स्टिमुलस होता है जिसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं। कॉज, इफेक्ट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एकदम सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। कॉज का इफेक्ट होता है, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम सेंस कर सकते हैं, साउंड, लाइट, पेन, कोई भी चीज स्टिमुलस होती है, और उसको उसको सेंस करने के बाद जो हमारा रिएक्शन होता है वो रिस्पॉन्स होता है। तो ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या किसी की करेक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे किसी का कास्ट, किसी की इंटेलिजेंस, एज, जेंडर, लर्निंग कैपेसिटी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट का या फिर किसी की करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। मैनिपुलेशन कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि एक में आपने उसको अपीयर करा है और एक में डिसअपीयर कर दिया। जैसे नॉइस वाला एग्जांपल था, एक जगह नॉइस है, एक जगह नॉइस नहीं है। तो ये भी एक तरह की मैनिपुलेशन है कि एक जगह अपीयर हो रहा है, एक जगह डिसअपीयर हो रहा है। तो ये एक तरीका होता है मैनिपुलेट करने का। दूसरा तरीका क्या हो रहा है कि एक जगह वैल्यू ज्यादा है, एक जगह वैल्यू कम है नॉइस की। अब इसमें भी देखो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है अगर ऐसा कि आपने नॉइज की भी एम्पलीट्यूड कम ज्यादा करना है। एक रूम ऐसा है, रूम 1, जिसमें जो नॉइज लेवल है बहुत हाई है। एक रूम ऐसा है जिसमें नॉइज लेवल मीडियम है, दूसरा रूम है। तीसरा रूम ऐसा है जिसमें नॉइज लेवल बहुत ही लो है, और चौथा रूम आपका कंट्रोल ग्रुप है जिसमें कोई नॉइज नहीं है, नो नॉइज। तो आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इस तरह का है कि आपने 3 वैल्यू लेने हैं नॉइज के, तो आप वैल्यू भी कम ज्यादा कर सकते हो।
इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नहीं तो आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आपने एक जगह रखा है, एक जगह नहीं रखा है। तो मैनिपुलेशन अलग अलग तरीके से होती है डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या एग्जैक्टली देखना है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा दूसरे फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे ये नॉइज वाले एक्सपेरिमेंट में भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स थे, क्या थे? आपने ऐसे बच्चे यहाँ बिठाए हैं नॉइज वाले रूम में जो टॉपर हैं क्लास के, ठीक है, और जहाँ पे कोई नॉइज नहीं आ रही है, जो साउंड प्रूफ रूम है, वहां पे ऐसे बच्चे बिठा दिए जो टॉपर नहीं है, जो थोड़े से जो मतलब थोड़े से एवरेज वाले हैं। तो क्या होगा? इनका स्कोर्स तो तब भी बेटर ही आएगा ना इनसे, तो स्टडी तो खराब हो जाएगी, तब हमें पता ही नहीं चलेगा कि नॉइज की वजह से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया जिसको आपको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे करना है उसके तरीके हम पढ़ चुके हैं कि या तो आप इनको एलिमिनेट करो, ऐसे बच्चे रखो मत इसमें जो टॉपर हैं, एवरेज ले लो सारे, या मैचिंग करके लो सबके स्कोर के, जिनकी इंटेलिजेंस एक जैसी है उनको लो, या फिर आप मतलब कांस्टेंट रखो ये चीजें कि 3 टॉपर इधर बिठा दो, 3 टॉपर इधर बिठा दो। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अच्छा, जैसे ये रिसर्च का एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वॉयलेंट टेलीविजन देखने से एग्रेसिवनेस होती है बच्चों के अंदर, प्री स्कूल वाले बच्चों के अंदर, जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, वॉयलेंट टेलीविजन देखते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, अगर हम ये देखना चाह रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो सकता है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी पहले से ही अग्रेसिव है बच्चे की, वो बाय बर्थ ही उसकी पर्सनालिटी एग्रेसिव है, तो वो तो एग्रेशन दिखाएगा ही दिखाएगा, चाहे वो टीवी देखे या ना देखे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है, इनको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप मैंने आपको बता दिया कि हम 2 ग्रुप में बना लेते हैं। एक जगह जहाँ पे हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो तो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। एक जगह हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। और दोनों का ही इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है। रैंडम असाइनमेंट क्या होता है? रैंडम मीन्स दैट बिफोर असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब असाइन करना, मतलब लोगों को अलग अलग ग्रुप में आप भेज रहे हो, असाइन कर रहे हो। बिफोर असाइनमेंट एवरी पार्टिसिपेंट हैज एन इक्वल चांस टू बी एक्सपोज टू द डिफरेंट कंडीशंस, मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स का इक्वल चांस है, आप चूज कर करके नहीं भेज रहे हो, आप इक्वली वैसे जो आपके सामने आता जा रहा है उसको इधर उधर इधर उधर भेजते जा रहे हो, ठीक है। तो ये रैंडम असाइनमेंट करने से क्या होता है? इक्वल चांस होता है सबके पास, और उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस भी है तो उसकी वजह से फर्क नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना होता है कि कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल तो नहीं आ गया। तो अब क्या ये आपको दिखा रहे हैं स्टेप कैसे होता है। स्टेप 1 क्या होता है? सब्जेक्ट्स को बुलाओ, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को बुलाओ। ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट्स मतलब पार्टिसिपेंट्स होता है, पार्टिसिपेंट्स को बुलाना है। ऑब्टेन करना मतलब उनको ढूंढना है जो जो आपकी स्टडी में अपनी मर्जी से पार्ट लेना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं लिया जाता है पार्ट। ये सब चीजें आप एथिकल उसमें पढ़ोगे, एथिक्स ऑफ साइकोलॉजी में। फिर उनको रैंडमली असाइन करो अलग अलग ग्रुप में, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, इक्वल नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए। फिर यहाँ पे आप मैनिपुलेशन करोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि ये कंट्रोल ग्रुप है। फिर यहाँ पे आप देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या फर्क आया, जो कि एक जनरल हेल्थ यानी कि नॉर्मल कोई इनका वेरिएबल जो इन्होंने लिया हुआ है, और फिर उनको दोनों को, इस ग्रुप के रिजल्ट को इस ग्रुप के रिजल्ट को आपस में कंपेयर करना। फिर आता है डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट, मतलब आप अपने एक्सपेरिमेंट में कितने ग्रुप बनाओगे, तो वो आप डिसाइड, एक्सपेरिमेंटर डिसाइड करता है कि आपने कितने लेवल्स लेने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, डिपेंडेंट वेरिएबल के। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नोन एज ट्रीटमेंट, मतलब आप उसमें करोगे क्या एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में, तो कितने ग्रुप होंगे, आप क्या करोगे उसमें, किस तरीके से रिजल्ट स्कोर करोगे, उस सबको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आपके एक्सपेरिमेंट का डिजाइन क्या है। अब कई बार क्या होता है कि टेस्ट लिए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसे हमने बोला था ना थिंकिंग एबिलिटी का टेस्ट लेंगे, ऐसे ही टेस्ट लिए जाते हैं असेसमेंट करने के लिए। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की असेसमेंट करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। पर्सनालिटी का टेस्ट हो सकता है, इंटेलिजेंस का, वैल्यू का, एप्टीट्यूड का, एटीट्यूड का, इंटरेस्ट का, क्रिएटिविटी का, जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं किसी का भी टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं इसको डिटेल में, इसका क्या मतलब होता है। टेस्ट में होता क्या है? टेस्ट कंटेन सीरीज ऑफ आइटम्स, आइटम्स का मतलब हो गया क्वेश्चंस। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आइटम्स बोलते हैं।
क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन फॉर्म में हो, कई बार वो स्टेटमेंट्स भी होती हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स भी होती हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन नहीं बोलते हैं। अब जैसे कुछ टेस्ट होते हैं जो ओवर्ट बिहेवियर को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। ओवर्ट बिहेवियर मतलब जिसको आप ऑब्जर्व कर सको। एग्रेशन है, जैसे एग्रेशन एक ओवर्ट बिहेवियर है। कोई एग्रेसिव होता है तो आप देख लेते हो ना उसको कि वो अग्रेसिव हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एग्रेसिव होता है तो आपको नजर ही नहीं आता कि वो अग्रेसिव है, तो वो एक ओवर्ट बिहेवियर है। कुछ टेस्ट होते हैं जो कोवर्ट बिहेवियर को देखने के लिए होते हैं। कोवर्ट बिहेवियर जो छुपा हुआ बिहेवियर होता है, जैसे फीलिंग्स है, किसी की फीलिंग्स आप देख नहीं सकते तो उसको मेजर करने के लिए कोवर्ट बिहेवियर वाले टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अगर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो अच्छा टेस्ट है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपके उसमें जो आइटम्स हैं, क्वेश्चंस, वो इस तरीके से लिखे गए हैं कि जो भी उन्हें पढ़े उसका मतलब वो सेम समझे, उसका इंटरप्रिटेशन सेम हो। ये ना हो कि एक पर्सन ने क्वेश्चन पढ़ा, उसने कहा इसमें तो पूछा हुआ है कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है, दूसरे ने पढ़ा, उसने बोला नहीं इसमें ये पूछा हुआ है कि खाने में सबसे अच्छा क्या होता है। दोनों अलग अलग तरीके से उस क्वेश्चन को, आइटम को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो फिर तो आपके टेस्ट का रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। उसको आपने इस तरीके से फ्रेम किया हुआ है, फ्रेज किया हुआ है कि दोनों की इंटरप्रिटेशन मैच हो रही है, चाहे 50 लोग हो, चाहे लाखों लोग हो, चाहे करोड़ों लोग हो, सब उसकी इंटरप्रिटेशन को सेम मान के चल रहे हैं। जो भी उसको पढ़ रहा है उसको पता चल रहा है कि पूछा क्या हुआ है। वो ऑब्जेक्टिविटी हो गई। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर क्या होता है कि आप जब ये टेस्ट एडमिनिस्टर करते हो, एडमिनिस्टर का मतलब है जब ये टेस्ट आप एक्चुअली में कंडक्ट करते हो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आप सेम तरीका यूज करते हो, चाहे वो आपने 5 बार लिया हो टेस्ट, चाहे आपने 5 लाख बार वो टेस्ट एडमिनिस्टर किया है, आपने हमेशा यूनिफॉर्म प्रोसीजर यूज किया है। यूनिफॉर्म, सेम प्रोसीजर, सेम सेम इंस्ट्रक्शंस थी, सब कुछ सेम तरीका, कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आए। ऐसा नहीं कि किसी को तो आपने बोल दिया ठीक है आप 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, और किसी को आपने बोल दिया कि नहीं जल्दी करके दे दो। हमेशा सेम इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, सेम तरीका, कुछ भी चेंज, जैसे कि आप सपोज फोटोकॉपी अपने आप की करके सेम चीज बोल रहे हो, वो होता है स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। सैंपल ऑफ बिहेवियर, टेस्ट टारगेट है वेल डिफाइंड बिहेवियर, मतलब हम एक कोई सैंपल ऑफ बिहेवियर को टारगेट करते हैं। हम कोई भी टेस्ट किसी के सारे बिहेवियर को चेक करने के लिए कभी नहीं लेते। सपोज अगर इंटेलिजेंस टेस्ट है तो वो सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस के लिए ही बना है, वो हर चीज नहीं चेक कर सकता, उसकी क्रिएटिविटी नहीं चेक कर सकता। ऐसे ही जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS, इसमें ऐसे टेस्ट हैं जो वोकेबलरी का टेस्ट लेते हैं, तो वो उसमें आपकी वो और सोशल स्किल्स का टेस्ट नहीं लेगा। तो एक सैंपल ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर चूज कर लिया जाता है जिसका टेस्ट लिया जाता है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो ये चीज समझ लो कि साइकोलॉजी में एब्सोल्यूट स्कोर कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट स्कोर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे जो एग्जाम्स में होता है, जैसे 50 बच्चों ने टेस्ट दिया 100 नंबर का, किसी के नंबर उसमें 50 आए, किसी के 70 आए, किसी के 60 आए, ठीक है, ये एब्सोल्यूट स्कोर हो गया। अब चाहे उसमें वो 50 बच्चे थे या 50,000 बच्चे थे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके 50 नंबर आए हैं 100 में से तो वो 50 ही रहेंगे, 70 नंबर आए हैं तो वो 70 ही रहेंगे, चाहे बच्चे कम हो, चाहे 10 बच्चों ने दिया हो, चाहे 5 लाख ने, आपके नंबर सेम रहेंगे। वो होता है एब्सोल्यूट स्कोर। साइकोलॉजी में एब्सोल्यूट स्कोर नहीं होता। साइकोलॉजी में जो स्कोर आता है वो डिपेंड करता है कि आपके पूरे ग्रुप में कितने लोग थे और एवरेज स्कोर कितना आया है। तो जो नॉर्म्स होते हैं ना वो एवरेज परफॉर्मेंस होती है लोगों की। अब जैसे किसी की इंटेलिजेंस आई है 110, अब 110 कोई ऐसा एब्सोल्यूट स्कोर नहीं है जिसको आप देख के बोल दोगे अच्छा 110 ना ये इसका मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत कम इंटेलिजेंट। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज कितनी होती है। अब जिसको ये नहीं पता है कि एवरेज कितनी होती है वो इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। उसको क्या पता है 110 इंटेलिजेंस क्या होती है, अच्छी होती है बुरी होती है। अब मान लो अगर आपको बता दिया जाए कि 100 होता है एवरेज, तो अब आप क्या कहोगे ये तो अच्छी इंटेलिजेंस है। तो ये इस तरीके से स्कोर होते हैं नॉर्म्स के बेस पे। 100 क्या हो गया, नॉर्म हो गया। तो एब्सोल्यूट स्कोर नहीं हमें पता होता। तो नॉर्म्स एक स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड होते हैं बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ लार्ज सैंपल। नॉर्म कैसे मिलता है, पहले हम बहुत लाखों करोड़ों लोगों का वो करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा स्कोर, जैसे अगर हमने सपोज
किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए 10,000 लोगों का टेस्ट लिया, उसमें एवरेज स्कोर निकल के आया कि एवरेज स्कोर जो आ रहा है सबका वो आ रहा है 95, ये एवरेज है। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्म, ठीक है। अब वो नॉर्म हो जाएगा उस टेस्ट का, पर्टिकुलर टेस्ट का नॉर्म बन जाएगा वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, सपोज कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद जब वो नॉर्म सेट हो गया, फिर से आपने 50 लोगों का वो टेस्ट लिया और उनके स्कोर्स निकाले। तो अब उस 50 लोगों में से जिनका 95 से कम आएगा उनको आप बिलो नॉर्म बोलोगे, जिसका 95 से ज्यादा आएगा उसको आप अबव नॉर्म बोलोगे। तो नॉर्म्स पहले निकालने होते हैं। जब हम लार्ज सैंपल का टेस्ट लेते हैं तो हमें एक नॉर्म का पता चलता है, एवरेज का, और उसी नॉर्म से हम इंडिविजुअल के स्कोर को कंपेयर करते हैं। तो एब्सोल्यूट स्कोर और नॉर्म्स का फर्क आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब है आपने जो टेस्ट डिजाइन किया है वो प्रैक्टिकली लेना पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो टेस्ट करते करते सुबह से लेके शाम हो जाए और वो टेस्ट खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद आप उसको स्कोर भी नहीं कर पा रहे हो। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, लेंदी ना हो, डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट दे दिया कि वो कर ही नहीं पा रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत परेशान करती है बच्चों को। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी आ रही है स्कोर में। सपोज एक पर्सन है, पर्सन ए है सपोज, ये एक इंटेलिजेंट पर्सन है। हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि इसका स्कोर जो था आया था 100 से ज्यादा आया था नॉर्म से, क्योंकि 100 जो है इंटेलिजेंस में नॉर्म ले रहे हैं, 100 से ज्यादा स्कोर आता है इसका। अब 100 से ज्यादा आता है इसका, 110 स्कोर आता है इसका, ठीक है। आपने एक दिन इसका टेस्ट लिया, मंडे को इसने स्कोर किया 110, फिर आपने सैटरडे को इसका टेस्ट लिया, इसका स्कोर आया 70। तो क्या आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है ये तो नॉर्मली हमने ये बंदा जो इंटेलिजेंस था उसका टेस्ट लिया था तो पहले तो इतना आया था फिर इतना आ गया। सपोज आपको ये भी नहीं पता कि इंटेलिजेंट है या नहीं, आप इसको नहीं जानते, तो एक दिन आपने इसका टेस्ट लिया, इसने स्कोर किया 110, दूसरे दिन करा 70, आपको डाउट हो गया, आपने तीसरे दिन फिर से लिया, मान लो अगले मंडे फिर से टेस्ट लिया, फिर इसका स्कोर आ रहा है 95, फिर चौथे दिन किया, फिर इसका स्कोर आ रहा है 65। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस बंदे में कुछ प्रॉब्लम है या आपके टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली पर्सन अपनी इंटेलिजेंस तो कम ज्यादा नहीं कर सकता ना। आप ठीक है, आप कैसे आप ये कहोगे कि ठीक है उसको प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार देने की, तो आप उस टेस्ट को 4 हिस्सों में ब्रेक करके देखो और फिर उसके स्कोर्स को रिलेट करो। फिर भी अगर ऐसे गड़बड़ आ रही है, आपके स्कोर्स कंसिस्टेंट नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका टेस्ट ही रिलायबल नहीं है, आपके टेस्ट में ही गड़बड़ है। Reliability means consistency of a test. If a test yields similar result on different occasions, similar result आना चाहिए। अगर 110 आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 111 या पॉइंट्स में फर्क होना चाहिए, इतना नहीं कि वो हाई स्कोरर से लो में चला जाए। तो सिमिलर डिफरेंट ओकेजन में सिमिलर रिजल्ट आ रहा है तभी वो रिलायबल माना जाएगा। तो अगर कोई बच्चा जीनियस है और आपके टेस्ट में वो कभी तो जीनियस आ रहा है और कभी वो उसमें आ रहा है, रिटार्डेड की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसका मतलब आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है। और वैलिडिटी में क्या होता है कि आपके टेस्ट में जो आइटम्स लिखे हुए हैं वो एक्चुअली उसी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए बने हैं जिसके लिए वो टेस्ट बना है। तो अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि मैं आपका मैथ का टेस्ट लूंगी और उसमें ग्रामर दे दूं, तो मतलब मेरे टेस्ट की वैलिडिटी नहीं है, मेरे टेस्ट में वैलिडिटी है ही नहीं, मतलब मेरा टेस्ट बना किसी और चीज के लिए था और बीच में आ कुछ और रहा है। अब जैसे जो सैट के स्कोर के, जो सैट का एग्जाम देते हैं, उनको पता है ना कि वो सैट का जो टेस्ट है वो क्या चीज मेजर कर रहा है, तो उसकी वैलिडिटी सबको पता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि आपका टेस्ट जो है वो किस चीज के लिए बना है, उसको वैलिडिटी बोलते हैं। अब इसमें आ जाते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। टाइप ऑफ टेस्ट में बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब जो एक एक पर्सन पे लिया जाता है, बारी बारी, ग्रुप में नहीं ले सकते। जैसे इसमें ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट मतलब आपको ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं और एक डिजाइन सामने रखा होता है, आपको उन ब्लॉक्स को जैसे तोड़ के पजल्स नहीं देते हैं वैसे ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं, उनको जोड़ के वैसा डिजाइन बनाना है। ये आप इंटरनेट पे देख सकते हो टेस्ट के बारे में। ग्रुप टेस्ट मतलब पूरे ग्रुप पे दिया जाता है, उसका एग्जांपल है आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, मतलब आर्मी की सिलेक्शन के लिए जैसे यूज हो रहा है उसके लिए। वर्बल टेस्ट है जहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज होता है, जैसे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया एक जलोटा का,
ग्रुप जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसको वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल मतलब जहाँ पे आपको लिखना बोलना नहीं है, खाली चीजों को सेट करके दिखाना है, मैच करके दिखाना है। तो ये रेवंस प्रोग्रेसिव बड़ा ही फेमस टेस्ट है। इसमें आपको एक पैटर्न दिया होगा और नीचे उस पैटर्न में एक जगह पे मिसिंग होगा कुछ, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट मिसिंग है, नीचे 4 तरह के पार्ट बने होंगे ABCD, तो उसमें से एक होगा जो यहाँ पे फिट आ रहा होगा, तो आपको बताना है कि यहाँ कौन सा पार्ट आएगा। तो यहाँ पे आपको बोलना लिखना कुछ भी नहीं है, बस चूज करना है। मतलब यहाँ पे कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो वो ये वाला टेस्ट कर सकता है। वर्बल में क्या है, लोगों को एजुकेटेड होना जरूरी है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। नॉन वर्बल में एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। परफॉर्मेंस टेस्ट में परफॉर्म करके दिखाना होता है, जैसे आपने कभी अगर ड्राइविंग का टेस्ट दिया हुआ है तो आपको वहां पे ड्राइव करके दिखाना पड़ता है, वो परफॉर्मेंस टेस्ट हो गई। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब MCQs होते हैं जो आपके भी एग्जाम्स में आते हैं। फिर स्कोरिंग में जैसे सेल्फ स्कोरिंग, जहाँ पे आप अपना स्कोर खुद निकाल लेते हो, वो सेल्फ स्कोरिंग हो गया। और एक्सपर्ट स्कोर मतलब जहाँ पे कोई दूसरा एक्सपर्ट कोई होता है वो आपका स्कोर निकालता है, मतलब आपके जितने भी स्कोर्स आ रहे हैं उसमें। और ऐसे ही मैनुअल और मैकेनाइज्ड होता है कि मैनुअली मतलब हैंड स्कोर और मशीन स्कोर मतलब जो मशीन से निकाले जाते हैं, जैसे OMR शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट, तो वो मशीन से होती है। स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट क्या होते हैं? स्पीड टेस्ट जहाँ पे आपकी स्पीड का टेस्ट लिया जाता है, तो आपको बोल दिया जाता है कि 1 घंटे के अंदर आपने ये पूरा टेस्ट परफॉर्म करना है। अब आप कितने क्वेश्चन उसमें से कर पाते हो उस पर आपकी स्कोरिंग डिपेंड होती है। पावर टेस्ट का मतलब डिफिकल्टी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। टाइम इनफ होता है, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन आप सारे स्कोर वो सॉल्व ही नहीं कर पाते हो, सारे आइटम्स आप सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ता जाता है धीरे धीरे। फिर वो ये देखते हैं कि आपने कितने कर पाए, उसमें से डिफिकल्ट होता जाता है धीरे धीरे। क्राइटेरिया बेस्ड मतलब किस चीज को चेक करने के लिए है, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी कि अगर मैथ का टेस्ट है तो उसमें इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, तो किस क्राइटेरिया को चेक करने के लिए है? पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं पर्सनालिटी के लिए, 16 PF MMPI, ये सब क्राइटेरिया टेस्ट है जो पर्सनालिटी के लिए है। एबिलिटी टेस्ट है जो एबिलिटी टेस्ट करती है, जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, क्रिएटिव एबिलिटी। इंटेलिजेंस टेस्ट स्पेसिफिकली सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए ही होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया इसमें से, जैसे सेट की मैंने बात की, एप्टीट्यूड टेस्ट है वो। क्रिएटिविटी टेस्ट आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए होते हैं। अचीवमेंट टेस्ट होते हैं आपकी डिग्री ऑफ लर्निंग, कितनी लर्निंग है, कितना सक्सेसफुल हो आप, उन सब चीजों के लिए। एटीट्यूड टेस्ट होता है एटीट्यूड को चेक करना। एटीट्यूड क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके आपकी टेंडेंसी किस तरह की है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको एटीट्यूड बोलते हैं। वैल्यू टेस्ट मीन्स योर बिहेवियर और एक्सपेक्टेशंस। इंटरेस्ट टेस्ट आपका इंटरेस्ट किसमें है। कुछ टेस्ट आपको पहले से आपने कभी दिए भी होंगे, हो सकता है स्कूल लेवल पे, जैसे आपने जब स्ट्रीम चूज करी होगी, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी, तो उसमें आपका एप्टीट्यूड इंटरेस्ट इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक करने के लिए, सेंसरी एबिलिटीज को, परसेप्चुअल एबिलिटीज को। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है। इनका यूज क्या होता है? हम नॉर्मल और एबनॉर्मल का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड लोगों की प्रॉब्लम को समझने के लिए उनका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, और जिनका बहुत ही लो स्कोर आता है तो ये उनसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो जो है नॉर्मल में, नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा सा अलग है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं लोगों की, ताकि हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल का पता चल सके। और इन सब चीजों का टेस्ट लिया जाता है, जैसे मैंने बता दिया। ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल काउंसलिंग में भी यूज होते हैं। ऑक्यूपेशनल काउंसलिंग या वोकेशनल काउंसलिंग क्या होती है? जैसे आपको क्लियर नहीं है कि आप आगे जाके कौन सी करियर कैसे बनाओगे, अपना किस करियर में जाओगे, तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे, आपका इंटरेस्ट वाला टेस्ट लेंगे, और उसके बेस पे आपकी काउंसलिंग करेंगे कि आप किस में जा सकते हो। आपका क्रिएटिविटी का टेस्ट लेंगे, तो जो क्रिएटिव होंगे उनको डिजाइनिंग जैसी लाइन के लिए रेफर किया जाएगा, तो उन सब काउंसलिंग के लिए होता है। तो ये बहुत सारे नॉर्मल से इन्होंने आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनालिटीज को समझने के लिए होता है। रिक्रूटमेंट में जैसे होता है, आप कहीं जॉब पे अप्लाई करते हो तो वहां भी आपके टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है, तो रिक्रूटमेंट में काम आता है।
और स्पेशल क्वालिटीज़ हैं अगर किसी के अंदर, जैसे लीडरशिप क्वालिटी है, तो वो सब चेक हो सकते हैं। तो ये बहुत जनरल है और ये यूनिट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।